विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको मैं आज इस पर आपकी तैयारी करा रही हूँ। ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को होता है और इनका निधन हो रहा है 8 अक्टूबर 1979 को। इनको 1965 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है और 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न मिलता है। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा इन्होंने कौन सा वर्क किया है, ऐसा उनका कौन सा काम है जिनको इतना याद किया जाता है, क्योंकि 20वीं शताब्दी के ये प्रमुख बहुत भारतीय राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। तो यदि अपन इनकी रचनाएं देखते हैं तो इनकी एक पहली रचना है प्रिजन डायरी, जो उन्होंने जेल में लिखी थी 1976 में। 1978 में वो लिखते हैं टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, और 1964 में लिखते हैं सोशलिज्म, सर्वोदय और डेमोक्रेसी, और अंत में एक बुक लिख रहे हैं वो सत्याग्रह नाव। ठीक। इन रचनाओं का प्रभाव, उनके विचारों का प्रभाव उनके कार्यक्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है। वो पहले ऐसे विचारक थे जो इंदिरा गांधी की सत्ता का उन्होंने विरोध किया था, कांग्रेस का विरोध किया था। उनका कहना था 1970 से भारत में राजनीतिक नैतिक नियमों का ह्रास हो रहा था, और कई कारण उन्होंने बताया कि देश की राजनीति में नैतिक मूल्यों की गिरावट आई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, और भ्रष्ट निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया गया है, और जो व्यवस्था शिक्षा की जो व्यवस्था थी उस उन्होंने कहा सड़ी गली ये निकम्मी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें हमको बदलाव करना होगा। उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि नेहरू जी ने जो शासन किया 1947 से 1964, फिर इंदिरा गांधी ने किया 1966 से 1977, तो उनका ये कहना था कि ये जो व्यवस्था, ये जो आज की व्यवस्था, मतलब ये व्यवस्था, आज की व्यवस्था इसी व्यवस्था की उपज है, मतलब कैसे कांग्रेस की व्यवस्था की ही उपज है। तो उन्होंने इस सत्ता का विरोध किया और उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का उन्होंने प्रतिपादन किया, और वो उन्होंने ये कहा कि उस समय उनकी इस ललकार से हजार लोगों ने अपने जनेऊ तोड़े, और उन्होंने आह्वान किया कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो, और इसके लिए उन्होंने 7 बातें बताई, और उसको कहा जाता है संपूर्ण क्रांति। उन्होंने कहा था ये जो संपूर्ण क्रांति है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह रुकनी नहीं चाहिए, और उनके आह्वान पर जो कार्य किया फिर वो आपको भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। उनकी जो 7 क्रांतियां हैं वो ये हैं सामाजिक क्रांति पहला, दूसरा है आर्थिक क्रांति, तीसरा राजनीतिक क्रांति, चौथा सांस्कृतिक क्रांति, 5वां वैचारिक क्रांति, 6वां है शैक्षिक क्रांति, और 7वां है नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रांति। अब ये देखना है कि इन सब संपूर्ण क्रांति का निचोड़ क्या है। सामाजिक क्रांति में उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जात पात तोड़ने की बात करते हैं, जो उन्होंने आह्वान किया था, तो समाज की वो ऐसी संरचना चाहते थे जिसमें छुआछूत, बुरे रिवाजों, जातिवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यही उनकी ललकार उनके कार्यक्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक। दूसरा अपन देखते हैं आर्थिक क्रांति। पूरा दारोमदार उनका यहाँ पर आ गया था इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत, तो उन्होंने ऐसी शासन व्यवस्था बताई, ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य का सुख एवं आरोग्य को मेन इश्यू बनाना चाहिए, और उसमें ये देखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना न्यूनतम जो है भोजन, वस्त्र, आवास, ये सब उन्हें मिलना ही चाहिए, और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए, इसी तरह बेरोजगारी दूर होगी। ठीक। अब आइए उनकी तीसरी जो क्रांति है राजनीतिक क्रांति, लोक शक्ति। एक बात है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में जेपी भी कहा जाता था। तो ये जो लोक नायक है, तो ये जो लोक शक्ति का जो उन्होंने निर्णायक प्रतिष्ठा बताई जनता के लिए, और उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि राजनीति को मानव कल्याण का साधन मानना चाहिए। ठीक। अब आइए आप सांस्कृतिक क्रांति। सांस्कृतिक क्रांति में उन्होंने कहा सर्वोदय की भावना होना चाहिए और सबका उदय होना चाहिए, ये उनकी ललकार थी। वैचारिक क्रांति में उन्होंने बताया कि रचनात्मक रूप से सहयोग, रचनात्मक क्या होता है, क्रिएटिविटी लाना चाहिए काम में, रचनात्मक सहयोग होना चाहिए, यह है उनका। जैसी वैचारिक भावना होगी उस आधार पर हम रचनात्मक सहयोग, भारत का हम रचनात्मक विकास
कर सकेंगे। अब आते हैं शैक्षणिक क्रांति। जैसा उन्होंने कहा कि उस समय की व्यवस्था जो है सड़ी गली निकम्मी शासन व्यवस्था थी, तो उनका कहना था कि शैक्षणिक तंत्र को पुनर्गठित करने की जरूरत है। पुनर्गठित मतलब उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और शिक्षा को उन्होंने कहा देश की ऐसी शिक्षा होना चाहिए, यदि देश में समस्या है तो उसका समाधान मूलक शिक्षा होनी चाहिए। और उन्होंने कहा सभा और सम्मेलन होना चाहिए और उसके माध्यम से देश में शिक्षा में जो परिवर्तन आने चाहिए वो सभा एवं सम्मेलन के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए ये कार्य होने चाहिए। आखिरी उनका है नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रांति। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, मानवीय मूल्यों, जहां जैसा इन्होंने बताया कि राजनीति में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा था, तो उनका कहना है कि ऐसी क्रांति आनी चाहिए कि नैतिक मूल्य बने रहें, उनमें विकास होना चाहिए। और आध्यात्मिक परंपरा, जैसे कि वेदों की ओर लौटो, भारत की जो शिक्षा और संस्कृति है वैसी परंपरा का निर्वहन इस व्यवस्था में होना चाहिए। तो उनका ये जो सप्त क्रांति है, ये संपूर्ण क्रांति है, यह आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आएगा कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं, नेक्स्ट क्लास इसमें आएगी, इसके आगे का अपन पढ़ेंगे।